नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की कोरबा इस बार हॉट सीट है। यहां दो महिला नेत्रियों का मुकाबला है, यानी सरोज के सामने ज्योत्साना है। सरोज का अर्थ है कमल और ज्योत्साना का अर्थ है चांदनी। कोरबा लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए 3 चुनाव, वर्तमान चौथे चुनाव में बीजेपी हर बार प्रत्याशी बदलती आ रही है। पहले चुनाव में करुणा शुक्ला, दूसरे चुनाव में डॉक्टर बंसीलाल महतो, तीसरे चुनाव में ज्योतिनंद दुबे और अब चौथे चुनाव में सरोज पांडे को अपना उम्मीदवार यहां पर पार्टी ने बनाया है। वहीं कांग्रेस ने लगातार महंत परिवार पर विश्वास कायम रखा है। पहले 2 चुनाव डॉक्टर चरणदास महंत लड़े और अब लगातार 2 चुनाव उनकी पत्नी ज्योत्साना महंत लड़ रही है। कोरबा लोकसभा आदिवासी बहुल होने के बावजूद सामान्य वर्ग की सीट है। इसका संसदीय इतिहास चुनाव परिणाम की दृष्टि से मिला जुला रहता है। 2008 में अस्तित्व में आई ये सीट 2 बार कांग्रेस व 1 बार भाजपा ने जीती है और इस बार प्रत्याशी सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से बीजेपी का राष्ट्रीय चेहरा है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव रहने के अलावा वो महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधायक व 1 दशक तक दुर्ग की मेयर भी रह चुकी है। दुर्ग संसदीय क्षेत्र से 2009 से 2014 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें 2018 में राज्यसभा में भी भेज दिया गया। अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने सरोज पांडे को उस कोरबा को जीतने का लक्ष्य दिया है, जो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का क्षेत्र है। उनके गढ़ के नाम से भी जाना जाता है और जहां से उनकी पत्नी ज्योत्साना महंत सांसद है, यानी सरोज पांडे को यहां पति पत्नी दोनों की संयुक्त लोकप्रियता का मुकाबला करना है। यहां पिछले चुनाव में ज्योत्साना महंत ने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,369 वोटों के अंतर से हराया था और उस वक्त इन दोनों पार्टियों को नोटा के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के साथ वोट शेयर करने पड़े थे। 2019 के चुनाव में नोटा में 19,305 वोट, गोगप्पा में जो है 37,417 व बसपा के खाते में 15,880 वोट पड़े थे। एक निर्दलीय लखन देवांगन ने 13,695 वोट जोड़े, तो कुल वोटों की संख्या 86,269 है। और कोरबा लोकसभा के अंतर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 4 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मरवाही एसटी, मनेंद्रगढ़ बैकुंठपुर, पाली तानाखार एसटी, कटघोरा, कोरबा, भरतपुर सोनहट एसटी तथा रामपुर एसटी है। अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल इस लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट कांग्रेस की तो 1 सीट गोगम्पा ने जीती है। गोगम्पा ने 2023 में विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से कुल 1,48,159 वोट प्राप्त किए। इसे देखते हुए दोनों बड़ी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने का सामर्थ्य रखती है ये पार्टी। यही कारण है कि यहां कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हो पाई। सरोज पांडे के लिए बेहतर स्थिति इस विश्वास पर आधारित है कि पार्टी के 6 विधायक अपने वोटों को बिखेरने नहीं देंगे, किंतु मुश्किल इस वजह से है कि यह क्षेत्र उनके लिए नया है। कोरबा लोकसभा में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 44.5% मतदाता है। इसके बाद अनुसूचित जाति की बात करें तो 9.2%। मुस्लिम वोटर्स के अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3.5% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है और बाकी बचे हुए वोटर्स सामान्य वर्ग और ओबीसी कैटेगरी में है। इस लोकसभा क्षेत्र में साक्षरता दर 61.16% है। वर्तमान में कोरबा लोकसभा में कुल 15,99,188 मतदाता है, जिनमें से 7,49,560 पुरुष, 7,59,225 महिला और 55 थर्ड जेंडर मतदाता है। अब देखना यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अपनी जीत को बरकरार रख पाएगी या भाजपा को आदिवासी राष्ट्रपति और हिंदुत्व जैसे मुद्दे से फायदा मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। आज जो हमारी सुश्री सरोज पांडे जी हैं, यहाँ की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की, वो सोने पे सुहागा है। वो कैसे हैं? क्योंकि जब उन्होंने महापौर का कार्यकाल, विधायक का और राज्यसभा और लोकसभा का कार्यकाल किया तो उनको बहुत ज्यादा काम करके दिखाया। उन्होंने एक मील का पत्थर साबित हुई हमारी सुश्री सरोज पांडे जी। ये सोने पे सुहागा हो गया है। वहीं दूसरी ओर करेले पे नीम चढ़ा हो गया। क्यों नीम चढ़ा हो गया? एक तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में भी आएगी कि नहीं आएगी ये पता नहीं है। वहां का प्रत्याशी जो है, कोरबा का प्रत्याशी जो है, वो ज्योत्सना महंत है। वो ज्योत्सना महंत जो खुद बोलती हैं कि मैं 3 साल यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, वो खुद एक्सेप्ट करती हैं। तो आज कोरबा की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा जागरूक है। क्यों? वो सब जानती है
कि केंद्र में किसकी सरकार आ रही है। उनको भेजा जा रहा है, वो उनका अपना विषय है। मैं सरोज पांडे जी के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि वे जरूर अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेता होंगे। उन्हें दुर्ग में निश्चित तौर पर अस्वीकार कर दिया गया है, राज्यसभा की वो सदस्य भी हैं। और साथ में एक चीज और देखेंगे आप कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, वो कहती है एक एक पंचायत को जो है मैं 25-25 लाख रुपए दूंगी। इनके लिए शायद भारत का जो एमपी लैंड सांसदों को जो निधि मिलती है शायद बदला जाएगा इनके अपने लिए जो है। यदि ये ऐसा करती है तो 125 करोड़ की जरूरत पड़ेगी कम से कम कोरबा जिले में। तो ये कहाँ से पैसा देंगी? इन लोग झूठ बोलकर जो है जनता को गुमराह करते हैं। और राष्ट्रीय नेता की बात रही तो आप जो है देखिएगा, जुदेव साहब यहाँ पे आए, यहाँ के नौजवान जो उस समय देखते थे एकदम अपनी उंगली काट कर अंगूठे काट कर रक्त तिलक लगाते थे। फिर वो हमारी वो करुणा शुक्ला जी आई तो बोली ये उनकी प्रधानमंत्री जी की वो है, फिर आशीर्वाद दिया, जनता ने भ्रमित हो गए। लेकिन जब बार में लोग दूसरी बार जब टिकट दिया गया तो जनता ने बुरी तरीके से इन लोगों को जो है परास्त किया। इसलिए ये लोग जो है बार बार जो है सांसद को बदल देते हैं। क्योंकि चलिए आज बात करेंगे कोरबा सीट के समीकरण की। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पैनल पर, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से संदीप दुबे जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेट जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। और इसी के साथ कोरबा से हमारे सहयोगी चंद्रकांत श्रीवास भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशल जी आपसे समझना चाहूंगी, कोरबा सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। 11 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस के पास, बस्तर और कोरबा। और इस बार कोरबा में मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा देखने को मिलने वाला है। मात्र शक्ति जो है इस सीट पर लड़ने जा रही है। किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है दीदी वर्सेस भाभी के मुकाबले में आने वाले समय में कितनी राजनीति गर्माएगी? देखिए अस्मिता जी, राजनीति लगभग वहां पे गर्मा चुकी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 7 मई को मतदान होना है और बहुत कम ही दिन बचे प्रचार को लेकर। और आज नामांकन का उन जगहों पे आखिरी दिन भी है। तो कहीं कहीं आप देखेंगे जिस तरह की स्थिति आप नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रहा है, आप वहां पर स्थानीय मुद्दे काफी है। आप निश्चित तौर पर राम मंदिर 370 की बात करेंगे, लेकिन कोरबा एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। और डीएमएफ की सबसे ज्यादा राशि छत्तीसगढ़ में भी किसी जिले में होती तो कोरबा जिले में होती। तो कहीं न कहीं वहां पर यदि डीएमएफ की राशि का यदि विकास सही जगह पे नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वहां के जो लोग हैं, जो स्थानीय व्यक्ति, जो वहाँ के जो उद्योगों के प्रदूषण से प्रभावित है, उद्योगों के कोयले से प्रभावित है, उद्योगों की वहाँ के लाल पानी से प्रभावित है, यदि उनके लिए आप काम नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जो वर्तमान में जो सांसद है उनके लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप देखेंगे एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस तरह की स्थिति वहां पर देखने के लिए रिपीट कोई नहीं हुआ। ये तो इस बार यही माना जा रहा है कि क्या भाजपा फिर से मतलब लौट के आएगी, या कांग्रेस फिर से लौट के आएगी, या भाजपा को दूसरी बार मिलने। तो कि जिस तरह की स्थिति वहां पे निर्मित हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, वहाँ पे पब्लिक की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सांसद ने किस हद तक दूर किया है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी सरोज पांडे, कांग्रेसी उसके लिए, उसके पक्ष में, उसके विरोध में ये बात मानकर चल रहे हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं, जबकि जो ज्योत्सना महंत है वहां की स्थानीय। तो बाहरी वर्सेस स्थानीय का मुद्दा भी वहां पर हावी है, लेकिन पब्लिक को इससे ज्यादा मायने रखता है कि कौन उनके हितों के लिए काम करता है, कौन उनके स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, कौन उनके शिक्षा के लिए काम करेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप स्थानीय मुद्दों पर लोगों के लिए आप काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लोग उनके साथ ही जाएंगे और पार्टी चाहे कोई भी हो उसको चुनने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और अब इस बार देखना भी दिलचस्प होगा, जिस प्रकार से आपने ट्रेंड का भी जिक्र किया कि कभी यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है पार्टी, तो इस बार अब देखने वाली बात होगी कि कोरबा की जनता किसे पसंद करती है। वासु जी, आपसे जानना चाहूँगी, कोरबा सीट का फिलहाल जो है कांग्रेस का कब्जा है यहाँ पर। ज्योत्सना महंत यहाँ से प्रत्याशी है, महंत परिवार का गढ़ इसे माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आपकी जो प्रत्याशी है उन्हें बाहरी के रूप में माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि बाहर से आई है, इसलिए यहाँ की नब्ज को नहीं पहचान पाएगी, जनता को नहीं समझ पाएंगी। क्या ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं? अस्मिता जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बैंडिस में जितने मेरे साथी बैठे उनको भी नमस्कार।
देखिए, कोरबा संसदीय क्षेत्र की बात जब हम करते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सांसद को जनता ने चुना तो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सांसद ने कोरबा क्षेत्र के लिए क्या किया, जब तब की बात कर रहा हूं जब उनकी कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ में हुआ करती। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधोरचना की बात अपन करें, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी कह रहे थे, डीएमएफ फंड का जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है उसी क्षेत्र को मिलता है, लेकिन उसमें जो बंदरबाट हुई, जो लूट मची उसमें, और ये मैं नहीं कह रहा हूं स्मिता जी, वहां के उस समय के इनके मंत्री जो आज विधायक नहीं है, पूर्व विधायक के मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे हैं, वो कलेक्टर ऊपर सीधे आरोप लगाए, वो कलेक्टर महोदय अभी जेल में है। तो इनके सरकार में तो खुला लूट मचा रखा था कोरबा के अंदर, ये भी जनता ने बहुत करीबी से देखा है। पोल परिवहन के नाम से देखिए कैसे लूट हुई, वो मुख्यमंत्री के आज तक सचिव अंदर है। तो कोरबा क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार जो कांग्रेस पार्टी ने 5 साल पे किया है, इनके नेताजी ने खुद कबूला इस बात को, और जनता ने भी देखा है सामने से कि किस प्रकार से 5 साल में कोरबा में भ्रष्टाचार हुए हैं। और निश्चित रूप से सरोज दीदी राष्ट्रीय नेता है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रचार करती है, और छत्तीसगढ़ के जन हमारे कार्यकर्ता भी उनको अपनाते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी भी उनको कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं कहा। आप अगर मैं कांग्रेस से पूछ लूं, वो दुरुप लोकसभा से 4 प्रत्याशियों को लड़ने के लिए भेजे हैं, तो ये कहेंगे नहीं वो उनका जनाधार नेता। सरोज पांडे जी लगातार महापौर रही, सांसद रही, और राज्यसभा होने के नाते कोरबा के प्रभारी के रूप में लगातार उस क्षेत्र के लिए काम किया है, उनको जनता ने स्वीकारा है। आप देखेंगे निश्चित रूप से कोरबा लोकसभा इस बार भ्रष्टाचार पर जनता वोट करने वाली है। जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल तक लूटा, वो विधानसभा में स्मिता जी दिखा, लोकसभा में भी दिखेगा। ठीक है, संदीप जी से मैं उनकी राय लेना चाहूंगी। संदीप जी, अभी आपने हमारे बीजेपी के साथी को सुना, उनका कहना है कि तेज तर्रार नेता के रूप में सरोज पांडे कोरबा में आने वाली, और इस बार बीजेपी का टारगेट भी यही है, 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। महज 2 सीटें अभी आपके पास है, किस तरह से अपनी सीट को बचाएंगे, क्या कुछ तैयारी? देखिए, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर पूरी मेहनत से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी 11 सोच रही है, मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। आप कोरबा सीट की बात कर रही हैं, तो कोरबा सीट पर हम बात करते हैं जी। कि अभी भाजपा के जो हमारे वासु शर्मा जी बोल रहे थे कि उन्होंने क्या किया, और दूसरा ये भी बता रहे थे साथ साथ कि सरोज पांडे वहां की प्रभारी रही। तो आपको पता होगा कि वो इस दौरान वो राज्यसभा सदस्य थी। राज्यसभा सदस्य रहते हुए उनको जो सांसद निधि मिलता था उसमें 1 रुपया भी कोरबा के लिए खर्च किया हो, तो ये प्रश्न का उत्तर दे दें। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या किया कोरबा क्षेत्र के लिए? पहली बात तो हमने मेडिकल कॉलेज खोला है वहां, जो सबसे बड़े वहां की जरूरत थी उस एरिया को देखते हुए। दूसरी बात जो है, मनेंद्रगढ़ नया जिला घोषित किया, हमारे कार्यकाल में जिला घोषित किया, और जिला घोषित होने से, नया जिला बनने से जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, लोगों का पहुंच होता है, ये सांसद महोदय और चरणदास महंत जी के कारण हो पाया। तीसरी बात ये है, आपने SC ST का तो प्रतिशत बता दिया, आप 33 से 35% OBC वर्ग का नहीं बता पाए, और सबसे ज्यादा जो है आपको इसमें महंत जी के परिवार का भी प्रभाव देखने मिलेगा, क्योंकि स्वर्गीय बिसाहू दास महंत भी उस क्षेत्र से शक्ति एरिया तक लगातार प्रतिनिधित्व करते आए हैं। उनका 1-to-1 लोगों से जो है कनेक्शन है महंत जी का। मेडिकल कॉलेज का आपने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन वादे तो आपने इसके अलावा भी किए थे। कृषि विज्ञान केंद्र का वादा किया था, उद्यान महाविद्यालय का वादा किया था। लिस्ट आपको पूरी नहीं दे पाया हूँ, पूरी लिस्ट है हमारे पास। ये वादे पूरे नहीं हुए हैं, वहाँ की जनता का कहना है। नहीं कहना है, वो कहेंगे ही बात। वो अपनी अगर एक बात बता दे, मैंने तो कहा ना, राज्यसभा सांसद थी, प्रभारी थी, 1 रुपया भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए खर्च किया हो तो बता दे वासु शर्मा जी। हम इनसे 10 साल का विकास पूछ रहे हैं, हर चैनल में बैठ के 10 साल में क्या किया, बड़ी बातें वो बता दे। हम जो अभी हमारा न्याय पत्र आया उसमें 30 लाख जॉब की गारंटी, हम तो डेट भी निकाल दिए, सत्ता में आएंगे तो किस डेट में हमने किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी जारी करेंगे। नारी न्याय के नाम से हम 1 लाख रुपए देने जा रहे हैं, 50% रिजर्वेशन हम वुमेन गवर्नमेंट जॉब को देने चाह रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में उंगली दिखाने से कुछ नहीं होगा, अभी मेरी पारी चल रही, आपको 50% आरक्षण जो है महिलाओं को जॉब में हमने देने की बात करी। हमने MSP को लीगलाइज करने के लिए कानूनी गारंटी देने की बात की।
भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल होने का, 19 में तो पीक में थे, मोदी जी का जो ग्राफ था बहुत ऊंचा था। आज इनके पास कुछ बात नहीं है, कुछ मुद्दे नहीं है, तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं। मनमोहन सिंह के बारे में कह रहे हैं, उन्होंने कहा था 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा जीती है भारतीय जनता पार्टी। संदीप जी, लोकसभा का इस पर आप बोलेंगे तो हम भी 69 समीकरण की अगर हम बात करते हैं, जनता के बीच की बात करते हैं, वासु जी आप जवाब दीजिए संदीप जी ने जो भी यहाँ पर सवाल किया। देखिए, इन्होंने, मैं कभी इनके घोषणा पत्र में नहीं आना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चाहते हैं हम घोषणा पत्र की वो वाहवाही बता रहे हैं। नहीं भटकेंगे, देखिए मुद्दे से, देखिए प्रेसिडेंट, मैं नहीं मुद्दे से भटकता, मुद्दे से ये हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि हम न्याय, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, तो मैं 10 साल का रिकॉर्ड बता देता हूं। अभी अपन उस मुद्दे में नहीं बैठे, हम अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि सरोज पांडे जी जब राज्यसभा सांसद थी तो उन्होंने कोरबा के लिए क्या किया, ये उनका पूछना है। देखिए, इनको जानकारी नहीं है, लगातार कोरबा के क्षेत्र में काम हुआ है। हमारी सरकार ने जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना में किसी सरकार ने काम किया है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। 5 साल में, मैं आप इनसे पूछिए, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ, ये संदीप जी बताया ये बात को, केवल 5 साल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ये बता देना कि पिछले 5 साल आपकी सरकार, अरे आप राज्यसभा सदस्य जवाबदार ज्यादा होती कि आपके मुख्यमंत्री जी और आपकी सरकार जवाबदार। 5 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? क्योंकि कोरबा से ही जुड़े हैं चंद्रकांत वही रहते हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ हाल है जमीनी तौर पर। में आपने क्या किया? मैं चाहूंगी आप दोनों सुन ले। चंद्रकांत, कोरबा में किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? एक तरफ जो है हॉट सीट मानी जा रही है, जो है कड़ा मुकाबला यहाँ पर इस बार होने वाला है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? कोरबा की जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने जाएगी? कोरबा की जनता इस दफे क्या कोरबा की विकास को लेकर के, यहाँ की बिजली, पानी, सड़क, यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, यहाँ के स्थानीय जो समस्या है वो अभी भी बरकरार है। कोरबा से निकलने वाली जो तमाम सड़कें, कोरबा से जोड़ने वाली जो तमाम सड़कें हैं, अभी भी चलती स्थिति में है। अभी कुछ दिनों से लगभग भी सरकार जो है सड़कों पे फोकस किए, सड़कें थोड़ा सा बनी हुई। यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर कोरबा काल से 10 किलोमीटर दूर जहाँ पे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट खोल मिलता है, वहाँ पे आए दिन सड़क रोजाना सड़क दुर्घटना हो रही है। जहाँ पे सड़क जो जर्जर स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार की सबसे, बीजेपी सरकार आने से पहले से बिल्कुल सरकारें आई, कई उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं यहाँ की सुधर नहीं पा रही। आए दिन वहाँ पे हादसे हो रही है, रोजाना किसी का घर उजड़, रोजाना किसी का बच्चे जो अनाथ हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस या बीजेपी? लेकिन यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो समस्याएं हैं, हालांकि यहाँ पे जो है खनिज सिर्फ धन की राशि आती है, सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, यहाँ पे वैसा विकास नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अनादि टीवी की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रोज जो है हमारे संवाददाता जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और उसी दौरान हमें ये पता चला कोरबा में सबसे ज्यादा अगर इस समय की बड़ी समस्या है तो वो है प्रदूषण। कोयले की खदान से जो राखड़ी निकलती है उसकी वजह से प्रदूषण अपने पीक पर है और अभी तक उसको लेकर कोई काम नहीं किया गया। 2018 में आपकी प्रदेश में सरकार आई, 2019 में आपकी सांसद बने, केंद्र सरकार की ओर से भी यहाँ पर फंड दिया गया प्रदूषण मैनेजमेंट को लेकर और एक प्लान बनाया गया, लेकिन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। आपको नहीं लगता ये बड़ा मुद्दा है? ये एक मुद्दा तो है जिसमें केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, दोनों को इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहाँ एनटीपीसी भी है, बाल्को भी है, साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वहाँ होता है। तो वो प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। माने इसको तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इस पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड जीरो से ही जानकारी दे रही हैं, इस पर सभी स्तर पर काम चल रहा है। और मैं तो जवाब मांग रही हूँ, जो फंड यहाँ पर आया है, केंद्र सरकार ने जो फंड दिया था वो कहाँ गया? फंड जो है, देखिए उसके लिए अलग से जो वो है सेंट्रल का पर्यटन का जो डिपार्टमेंट वो है इसका प्रदूषण का, वो डायरेक्टली काम करती है, क्योंकि उसके अधीन आता है ये सब एनटीपीसी और बाल्को और ये सब जो वहां पे जो विद्युत वो है, सीपत में प्लांट जो है, ये सब प्लांट जो है ये सेंट्रल के डायरेक्ट अधीन में है। ठीक है, इनका शेयर कितना हो सकता है केंद्र सरकार का या नहीं, ये इस पर डायरेक्ट नियंत्रण उसका है, राज्य सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। राज्य सरकार का नियंत्रण जो इलेक्ट्रिसिटी पर है,
तो इलेक्ट्रिसिटी पर जितना माने पावर जनरेट होता है उसके हिसाब से प्रदूषण होता है, उस पर राज्य सरकार काम करते आई है। दूसरा ये बोल रहे थे कि लोकल काम की बात है, तो बुका डैम, सतरंगा डैम जिसकी हालत खराब थी, आज वहां पे पर्यटन के लिए बहुत बढ़िया उसको सुव्यवस्थित किया गया। कोरबा से सतरंगा पहले जा नहीं सकते थे, उसको भी कंप्लीट किया गया। राज्य स्तर का एक पर्यटन स्थल बना है, तो वो कांग्रेस के सरकार में हो पाया है। इसके साथ साथ जो है मनेनगढ़ आप चले जाइए, मनेनगढ़ के जो डैम एरिया है और वहां भी पर्यटन के काम हुए हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। ठीक है, इसमें बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई एक अपना लिस्ट ले आते हैं, सभी चैनल में एक ही बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहता हूं कि 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल में क्या बड़ा ऐसा काम किए ये बता दें। ये इनका काम है सिर्फ जो है बड़े जितने भी उद्योग है उसको 15 साल उनकी थी तो हाल ही में 5 साल आपकी भी थी। वासु जी क्या कुछ कहेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, अगर हमने 15 साल काम नहीं किया होता तो लगातार जनता ने 15 साल तक चुना, 3 टर्म हमारी सरकार चली। अगर जहां हमारी सरकार ने काम नहीं किया होता तो हमको जनता विपक्ष में जाती। जिस प्रकार से 5 साल पे आपके कामों को जनता ने देखा और केवल 5 सालों में ही आपको जनता ने नकार दिया, तो आप ये इस पॉलिसी को ही समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया है, विकास किया है। लगातार छत्तीसगढ़ में जितने रोड दूरांचल तक बने वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, जितने भी एजुकेशन हब बने, एजुकेशन की संस्थाएं ये भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एम्स बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट बनाया, बिलासपुर बोल दीजिए, वहां रायगढ़ बोल दीजिए, वहां की बात कर लीजिए अंबिकापुर की, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। संदीप जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप सुन लीजिए ना। ट्रेन की बात बता रहा हूँ, ट्रेन का बजट 3 गुना हो गया है, ट्रेन का बजट 3 गुना। आपकी सरकार 2014 से 2024 का आंकड़ा देखे 3 गुना ज्यादा बजट हो गया है। वंदे भारत चल रही है महाराज, आपके पहले क्या हालत होती ट्रेन की? अरे आप संदीप जी टीवी डिबेट में बैठ के आप कुछ भी बोल रहे हैं। समझने की कोशिश करूंगी कि इस बार किस तरह के मुद्दे जो है यहाँ पर हावी होंगे। कौशल जी, अगर हम इस बार स्थानीय मुद्दों की बात करें, कोरबा के अपने कई सारे मुद्दे हैं, भले ही बात रोजगार की हो और सबसे बड़ी बात तो प्रदूषण और इस तरह के मुद्दे हो, तो कितने हावी होते नजर आएंगे इस बार ये मुद्दे? अस्मिता जी, निश्चित तौर पर जो वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उसके कारण प्रदूषण है और उसके कारण सबसे बड़ी चीज सड़कें खराब हो रही है। जैसे आपके संवाददाता ने भी बताया, निश्चित तौर पर कोरबा की सड़कें काफी जर्जर है। तो लोगों को क्या चाहिए? अच्छी सड़क चाहिए, अच्छी बिजली ठीक ठाक होनी चाहिए, पीने के लिए पानी सही, और वहाँ पर लाल पानी की भी बहुत समस्या। वहाँ पे जो हैंडपंप है वहाँ पे पानी भी गंदे निकलते हैं। तो कहीं कहीं जो पानी है, सड़क है, यही मूलभूत समस्याओं से कोरबा की जनता अभी तक जूझ रही। मुझे ऐसा लगता है कि उनको देशव्यापी मुद्दों के बजाय स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर काम करने वाला सांसद चाहिए और उनको वही उनको जिताएंगे जो उनके लिए काम करेगा। बिल्कुल, तो कोरबा की जनता जो है, जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रेंड भी चलता है कि जो काम करेगा वही जीतेगा, अब ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि जनता जो है किसके सर पर जीत का ताज जो है सजाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हमने बात की छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीट, सबसे हॉट सीट कोरबा की, और कोरबा की अगर बात करें तो अपने आप में ही ये सीट का इतिहास जो है अलग ही है। हर साल जो है यहाँ पर अलग अलग पार्टी के सांसद चुन के आते हैं, लेकिन यहाँ की समस्या जस की तस। फैक्ट्रीज है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा, और फैक्ट्रीज की वजह से प्रदूषण भी यहाँ पर बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। हर साल सरकारें आती है, वादे होते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर काम जीरो। अब इस बार देखना होगा, क्योंकि इस बार महिला नेतृत्व यहाँ पर है, महिला शक्ति के हाथ में जो है सीट की कमान जाने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि कोरबा की जनता के दिल में क्या है और कोरबा की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। फिलहाल सत्ता का महासंग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।